नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीत भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम यूनिट 1 जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है उसमें हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आगे हम आज से जो हमारी चौथी क्लास है, इसमें हम आज यूनिट 2 कवर करेंगे। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो साथियों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संडे को, यानी कि आज संडे, अगले संडे को हम एक 400 से 500 क्वेश्चन की और लाइनियर क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें 10 सालों के जो मैचिंग क्वेश्चन आते हैं वो सारे सम्मिलित किए जाएंगे। तो साथियों, आप ये वाली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 या फिर मैं कह रहा हूँ कि लगभग 10 क्वेश्चन तक आने की प्रबल संभावना रहेगी। और ये टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। तो साथियों, करते हैं हम अपनी आज की क्लास को शुरुआत। तो साथियों, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले आज बात करेंगे क्लासिकल वीएस केन्सियन अप्रोच के बारे में। तो साथियों, जब 1930 में विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जो है बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, यानी इसको हम महामंदी बोलते हैं। इसमें जो हमारा क्लासिकल अप्रोच था ना, ये फेल हो गया था। उस समय एक अर्थशास्त्री थे केन्सियन, इन्होंने इसको रिप्लेस किया और कुछ इससे अलग अपनी अवधारणा दी। जो उस समय के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और केन्सियन अर्थशास्त्र को एक नई जो है ख्याति प्राप्त हुई। तो साथियों, ऐसा क्या बताया था कीन्स ने, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं क्लासिकल और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं केन्सियन। ठीक है साथियों। क्लासिकल पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते थे, जबकि केन्सियन पूर्ण प्रतियोगिता की जो बात थी, पूर्ण प्रतियोगिता की जो धारणा थी, इसको नकारते थे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे वो कहते थे कि बाजार में हर समय पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, लेकिन कीन्सन कहते थे कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कभी विद्यमान नहीं रह सकती। नंबर 2,
क्लासिकल पूर्ण रोजगार की बात करते थे, पूर्ण रोजगार की बात करते थे और कहते थे कि अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी काम करते हैं। लेकिन केन्सियन जो थे ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात को पूर्ण रोजगार की बात को नहीं मानते थे। ये पूर्ण रोजगार की बात को भी नहीं मानते थे। ये कहते थे कि अगर किसी समय मान लो किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, ठीक है, तो इन्होंने इसको नकारने के लिए 3 तर्क दिए थे कि एक तो ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाएगी, ऐच्छिक बेरोजगारी, चाहे कितनी भी पूर्ण रोजगार हो, कितना भी रोजगार हो, फिर भी अगर मान लो किसी अर्थव्यवस्था में मान लो 1 लाख की जनसंख्या है किसी अर्थव्यवस्था की, तो उसमें 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो काम करने के इच्छुक नहीं होंगे। तो साथियों जो पूर्ण रोजगार वाली बात है ना, ये विफल हो जाती है। और दूसरी ये बात करते थे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि घर्षण बेरोजगार के बारे में, घर्षण बेरोजगारी के बारे में। साथियों घर्षण बेरोजगारी का मतलब होता है कि मान लो एक व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 10,000। अब मान लो कि ये व्यक्ति चाहता है कि मेरी सैलरी और बढ़ जाए, लेकिन वो कंपनी जहाँ पर काम करता है वो नहीं बढ़ा रही है। तो ये क्या करेगा, उस कंपनी को रिजाइन देकर, अपनी जॉब से रिजाइन देकर दूसरी कंपनी में जॉब को ढूंढेगा। तो साथियों इस एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के बीच वह कुछ दिन क्या रहेगा, बेरोजगार रहेगा। इसे हम घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। और नंबर 3 प्रकार की जो बेरोजगारी की इन्होंने बताई थी, वो बताई थी हमें संरचनात्मक बेरोजगारी। साथियों ये क्या होती है कि मान लो कोई फर्म है, ठीक है, कोई फर्म है। अब ये फर्म क्या करती है, अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजिकल चेंज करती है। यानी कि तकनीक जो होती है ना, उसको बढ़ा देती है। तो साथियों जो पुरानी वाली तकनीक थी, उसकी जगह हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी। यानी कि जो हमारी पुरानी मशीनें थी या जिनसे भी हमारी कंपनी में काम हो रहा था, फर्म में काम हो रहा था, उनकी जगह क्या हो जाएगी, न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मशीनें आ जाएंगी। अब जो न्यू मशीनें आएंगी ना, उनको कुछ लोग चलाना नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मशीनें कभी चलाई नहीं है। तो क्या होगा, वो अनट्रेंड वर्कर कहलाएंगे या अनट्रेंड श्रम कहलाएंगे। तो साथियों जब ये अनट्रेंड श्रम कहलाएंगे, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी आती है, यानी टेक्नोलॉजिकल जब चेंज होता है, उस समय आई बेरोजगारी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो साथियों आगे हम बात करेंगे, क्लासिकल ने एक बड़ा ही फेमस जो है अपने अप्रोच में बताया था कि लेसिज फेयर पॉलिसी होती है। कौन सी? लेसिज फेयर पॉलिसी, यानी कि अवंध नीति। यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है,
सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है साथियों, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन है, इसको सरकार कंट्रोल नहीं करेगी। तो भाई कीन्स कहते थे कि लेसिज फेयर की जो नीति है ना वो गलत है, यानी सरकार को प्रोडक्शन में भी इंटरफेयर करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 हम बात करेंगे, ये साथियों नंबर 3। ठीक है, क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे, क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे, ये लेबर को कैसी मानते थे? होमोजीनियस मानते थे, होमोजीनियस मानते थे, यानी कि जो श्रम है ना वो समान है, यानी एक दूसरे श्रम में कोई फर्क नहीं है। साथियों अगर आप व्यावहारिक रूप से भी देखें तो ये बात गलत ही साबित होती है। क्यों? क्योंकि कभी भी दो श्रम एक जैसे नहीं हो सकते। यानी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ज़्यादा काम करता है, वहीं दूसरे व्यक्ति उसी काम को कम करता है। तो जो केन्सियन अर्थशास्त्री थे, इन्होंने लेबर होमोजीनियस की जगह लेबर को हेट्रोजीनियस माना, लेबर को हेट्रोजीनियस माना। ठीक है साथियों, वहीं जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, ये वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते थे, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते थे, यानी जो श्रम की जो कीमत है ना वो लोचशील है, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जबकि जो केन्सियन अर्थशास्त्री थे वो इस बात को नकारते थे। आगे हम बात करेंगे, जो केन्सियन अर्थशास्त्री थे वो कहते थे कि लॉन्ग रन जब आएगा ना, यानी कि दीर्घकाल जब आएगा तो जो बाजार है वो खुद, मार्केट है वो खुद क्या होगी, संतुलित हो जाएगी। लेकिन केन्सियन मानते थे कि लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में कोई जिंदा नहीं बचेगा, सभी कैसे हो जाएंगे, सभी मर जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है साथियों, आगे इन्होंने बात कही थी नंबर 7 कि इसके एक बड़े फेमस जो है अर्थशास्त्री थे उस समय के, उनका नाम था जे.बी.से। क्या नाम था? जे.बी.से। इन्होंने बड़ा ही एक फेमस वक्तव्य दिया है जिसको हम बोलते हैं सप्लाई क्रिएटेड ऑन डिमांड, यानी कि जो पूर्ति है ना, जो पूर्ति है वो अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, स्वयं उत्पन्न करती है। ये जो वाक्य है ये जे.बी.से का, और ये कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। जे.बी.से कहते थे कि आप कुछ भी उत्पादन कर लो, कुछ भी प्रोडक्शन कर लो, कुछ भी बना लो, वो सारा आपका क्या होगा, बिक जाएगा। लेकिन वहीं जो केन्सियन थे ये कहते थे कि आप जो कुछ भी बनाएंगे वो सारा कुछ नहीं बिक सकता। ये कहते थे कि जो मांग होती है ना, मांग वो पूर्ति को उत्पन्न करती है। ये कहते थे कि पूर्ति मांग को उत्पन्न करती है,
ये कहते थे मांग जो होती है ना उसको पूर्ति उत्पन्न करती है। यानी जब मांग होगी ना किसी चीज की तो पूर्ति उसकी अपने आप हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये क्लासिकल वीएस केन्सियन अप्रोच था। केन्सियन अप्रोच था। इसको आप बहुत अच्छे से याद करें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, यानी कि उपभोग फलन के बारे में। तो साथियों इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है जो कि C बराबर एल्फा प्लस बीटा वाई होता है। ठीक है साथियों, यहाँ C हमारा कंजप्शन होता ही है। ठीक है, और अल्फा हमारा जो होता है वो ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। कंजप्शन होता है यानी कि स्वायत्त उपभोग। अब साथी स्वायत्त उपभोग क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि 15 से जो ऊपर की जनसंख्या होती है उससे हम कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। 15 से ऊपर की जो जनसंख्या होती है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। अब अगर कोई व्यक्ति 15 से नीचे का है और वह कुछ भी नहीं कमाता है यानी जीरो अर्निंग करता है, तो क्या जो व्यक्ति जीरो अर्निंग कर रहा है ये कुछ उपभोग नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो उपभोग करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। ठीक है, और बीटा जो है हमारा वो सिलॉफ कोफिशिएंट है। जो कि डेल C अपॉन डेल Y MPC के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ MPC की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 के बीच होती है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यानी कि आय स्तर संतुलन कब होता है? तो इसका बड़ा ही फेमस फार्मूला है जो आप सभी को याद होना चाहिए, AD बराबर AS। साथियों डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो आप इसे याद रखें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो AD होता है ये एग्रीगेट डिमांड होती है। एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग, और जो हमारा AS होता है ये एग्रीगेट सप्लाई होती है यानी कि समग्र पूर्ति। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर AD बराबर AS है तो ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अगर इन दोनों में चेंज आता है, मान लो AD ज़्यादा हो गई
और एस हमारा कम हो गया तो ये डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में, यानी कि निवेश गुणक के बारे में। निवेश गुणक के बारे में साथियों, निवेश गुणक के बारे में हम बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है डेल वाई अपॉन डेल आई। ठीक है, और डेल वाई अपॉन डेल आई को हम 1/1 माइनस एमपीसी भी लिखते हैं, और 1/1 माइनस एमपीसी को हम 1/MPS भी लिखते हैं, और 1/1 MPS को हम डेल वाई अपॉन डेल जी भी लिखते हैं। तो साथियों, यहाँ से हमारे 4 फॉर्मूले निकल कर आते हैं और ये 4 आपको याद रखने हैं। अब मान लो कि एमपीसी का जो एमपीसी की वैल्यू हमें 0.8 दिए, तो जो निवेश गुणक होगा वो कितना आएगा? तो निवेश गुणक हमारा आएगा 1/1 माइनस एमपीसी और 1/1 माइनस 0.8, यह हमारा हो जाएगा 1/0.2। पॉइंट से 0.0 बढ़ गया, 2 पंजे 10, तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है साथियों, आगे हम एक फॉर्मूले की बात करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का ही होता है। इसको हम लिखते हैं y बराबर C प्लस आई। ठीक है, ये भी बड़ा फेमस फॉर्मूला है, इसको याद रखें आप। और इस फॉर्मूले पे आप न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल में अगली क्लास में कराऊंगा, आज हम केवल थ्योरी लेके चलेंगे। आगे साथियों हम बात करेंगे टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में। टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में, यानी कि कर गुणक के बारे में। तो साथियों, कर गुणक जो होता है हमारा एमपीसी होता है। मान लो एमपीसी का मान 0.5 दिया है, तो साथियों मैं पीछे बता दूं कि जो निवेश गुणक होता है इसे हम कैसे डिनोट करते हैं। ये हमारा टैक्स मल्टीप्लायर है, तो इसे हम केटी से डिनोट करेंगे, और एमपीसी माइनस 1 ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 5 माइनस 1 बराबर 4, या के का मान केटी का मान हमारा कितना आ जाएगा? 4। ठीक है साथियों, आगे हमारी जो यहाँ एमपीसी है मैं बता दूं आपको। एमपीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। और हमारी एमपीएस जो होती है ये मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है। सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है। और एमपीसी बराबर डेल सी अपॉन डेल वाई होता है।
और हमारा MPS बराबर डेल एस अपॉन डेल वाई होता है। साथियों जितने भी फॉर्मूले निकल रहे हैं ये आपको मैंडेटरी याद रखनी है। और एक फॉर्मूला और होता है हमारा MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं। तो साथियों एक तो हमारा ये आया और एक हमारा ये निकल कर आया यहाँ से, और एक फॉर्मूला हमारा ये और एक ये आपको चारों याद रखने हैं। ठीक है साथियों। और हमारा एक फॉर्मूला और निकल कर आता है जो कि होता है विदेशी व्यापार गुणक। विदेशी व्यापार गुणक, इसका फॉर्मूला जो होता है 1/MPS प्लस MPI होता है। ठीक है साथियों। और MPI होता है और MPI बराबर डेल आई अपॉन डेल वाई होता है। तो ये यहाँ से दो फॉर्मूले निकल कर आए हैं जिनको भी आप याद रखें। ठीक है साथियों। आगे हम बात करेंगे APC के बारे में। यहाँ आपको केवल APC का फॉर्मूला याद रखना है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होता है C अपॉन वाई। ठीक है साथियों। APC प्लस APS में एक संबंध होता है जो 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी आप याद रखें। अब आगे हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहाँ से मोस्टली हर बार क्वेश्चन, चाहे वो UGC नेट का एग्जाम हो, चाहे PGT चाहे TGT, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर 1 बात करेंगे हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। इनकम हाइपोथेसिस यानी कि निरपेक्ष आय परिकल्पना। निरपेक्ष आय परिकल्पना। साथियों निरपेक्ष आय परिकल्पना को पूर्ण आय परिकल्पना भी बोला जाता है। पूर्ण आय परिकल्पना भी बोला जाता है। इसका प्रतिपादन जो कीन्स ने किया था और इसमें इन्होंने बताया था एक फॉर्मूला C बराबर C डैश प्लस BY। इसको आप याद रखें। ठीक है साथियों। इन्होंने बताया था कि हमारी जो इनकम होती है, इनकम और कंजम्पशन, इसके बीच पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन यानी धनात्मक संबंध पाया जाता है। और यहाँ पर बताया था इन्होंने कि जो MPC की वैल्यू होती है, MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। ठीक है साथियों। ये बताते हैं कि अगर लॉन्ग रन में, किसमें, लॉन्ग रन में अगर इनकम डबल हो रही है, इनकम डबल हो रही है तो हमारा जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन डबल हो जाएगा। कंजम्पशन कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा।
कंजम्पशन डबल हो जाएगा। लेकिन भाई अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, और शॉर्ट रन में अगर इनकम डबल हो रही है, इनकम हमारी डबल हो रही है, तो कंजप्शन हमारा जो है ना, कंजम्पशन यानी कि उपभोग, अगर आय डबल हो रही है तो उपभोग डबल नहीं होगा, वो नहीं बढ़ेगा। आगे हम नंबर 2 बात करेंगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में, इसको हम बोलते हैं सापेक्ष आय परिकल्पना। सापेक्ष आय परिकल्पना। और सापेक्ष आय जो परिकल्पना है, इसका प्रतिपादन डिवीजन-बरी ने किया था। एम डिवीजन-बरी इनका पूरा नाम है, एम डिवीजन-बरी ने किया था। और इन्होंने सापेक्ष आय परिकल्पना के तहत 2 इफेक्ट दिए थे, 2 इफेक्ट की बात कही थी। नंबर 1 बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन प्रभाव, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मान लो कि अगर किसी ने बाइक खरीदी, एक ने बाइक खरीदी तो दूसरा भी क्या खरीदेगा, बाइक खरीदेगा। यानी दूसरे को देखकर उसकी कॉपी करना क्या कहलाता है, बैंड वैगन इफेक्ट कहलाता है। नंबर 2 इन्होंने जो इफेक्ट दिया था वो था रैचेट इफेक्ट, रैचेट इफेक्ट, रैचेट प्रभाव, रैचेट प्रभाव। रैचेट इफेक्ट वह होता है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कंजप्शन पर एक बार पहुंच जाए तो वह निचले कंजप्शन पर आना नहीं चाहता है, चाहे उसकी आय में कमी हो जाए, चाहे उसकी आय में कमी हो जाए। मान लो आपको आदत पड़ गई डेली छोले भटूरे खाने की, तो आपका मन क्या कहेगा कि हमें छोले भटूरे चाहिए, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। तो ये क्या है, रैचेट इफेक्ट कहलाता है। आगे हमारी जो तीसरी परिकल्पना है उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जीवन चक्र परिकल्पना, जीवन चक्र परिकल्पना। ये साथियों हमारे एक अर्थशास्त्री थे एंडो और मोदिग्लियानी। इन्होंने इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। ठीक है साथियों, इन्होंने बताया था कि जो हमारा आज का उपभोग है ना, आज का उपभोग, जो हमारा आज का उपभोग है वो वर्तमान आय पर नहीं, बल्कि पूरे जीवन की आय के अनुसार होता है, आय के अनुसार होता है। यानी जो हमारा आज का उपभोग है और हम वर्तमान में क्या कमा रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि पूरे जीवन की आय पर डिपेंड करता है। साथियों आगे हम बात करेंगे नंबर 4, यही बता देता हूँ, परमानेंट
परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, यानी कि स्थायी आय परिकल्पना, स्थायी आय परिकल्पना। ये साथियों फ्रीडमैन ने दी थी, फ्रीडमैन। साथियों इसका क्रम आ जाता है सुमेलित वाले में भी और वैसे भी क्रम पूछ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4, यानी कि सबसे पहले हमारी जो हो गई एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, निरपेक्ष मूल्य कल्पना परिकल्पना। नंबर 2 लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, यानी कि जीवन चक्र परिकल्पना। और नंबर 3 जो आपकी जीवन चक्र परिकल्पना, सबसे पहले पूर्ण आय परिकल्पना। नंबर 2 रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, यानी कि सापेक्ष आय परिकल्पना। और नंबर 3 आपको मैंने यहाँ बताई जीवन चक्र परिकल्पना। और नंबर 4 हमारी जो है स्थायी आय परिकल्पना। तो इस तरह से ये क्रम है इसका। क्रम अगर आ जाए लगाने को तो आप इस तरह से लगाएंगे। इसको फ्रीडमैन ने दिया था। फ्रीडमैन ने एक फॉर्मूला दिया था जो था हमारा CP बराबर K//V। तो इसको आप याद कर लेंगे। तो साथियों इसका सेकंड पार्ट जो है वो कल आएगा और उसमें जो कुछ न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल मैं आपको लेकर आऊँगा। तो साथियों आज की क्लास हमें कैसी लगी, आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद साथियों।